89.6 FM रेडियो नगर तुवे लागत शुणदे कुळू घाटीरा पहला रेडियो स्टेशन रेडियो नगर। हाउ हाथ तुम्हारी अपनी दोस्त आरजे दिव्या। गाइस, चंद्रयान 3 पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूस का लूना मिशन 25 वो मिशन आखिर असफल किस वजह से हो गया। तो मुख्य तौर पर जो लूना 25 मिशन है वो चांद की सतह से जाकर टकरा गया है। अब टकराया क्यों है? टकरा गया है क्योंकि इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। ये टेक्निकल फॉल्ट आखिर है क्या, इसको लेकर अभी तक कोई सटीक बात नहीं कही जा सकती है। हालांकि रॉसकॉस्मोस का ये कहना जरूर है कि जल्द ही इस पूरी घटना की जांच करने के लिए एक एजेंसी को गठित किया जाएगा। एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक जांच समिति बनाई जाएगी जो इस पूरी घटना की जांच करेगी और इसके कारणों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने की कोशिश करेगी। लेकिन अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट ने रूस के इस मिशन को लेकर अपनी कुछ बातें साझा की है। उन्होंने कुछ कारण जरूर गिनाए हैं। क्या क्या कारण गिनाए हैं? तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण ये है कि रॉसकॉस्मोस की स्टेटमेंट से भी ये पता चलता है, वो ये है कि रूस का जो लूना 25 मिशन था ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किसी अप्रत्याशित कक्षा में चला गया था, यानी कि किसी ऐसे ऑर्बिट में चला गया था जहां पर इसे नहीं जाना चाहिए था और इसी वजह से ये रॉसकॉस्मोस यानी रूस के नियंत्रण से बाहर चला गया क्योंकि ये किसी दूसरी कक्षा में था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये अप्रत्याशित घटना देखने को आखिर मिली ही क्यों? ये पूरा जो मिशन था ये ऑर्बिट से बाहर गया क्यों? तो इसको लेकर कई जानकार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मिशन में मुख्य तौर पर जो स्पेसक्राफ्ट था उसके ऑर्बिट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उस पूरे मिशन को डायरेक्ट मून पर लैंड करने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऑर्बिट कराने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह रही कि ऑर्बिट के दौरान ही वो अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके अलावा समस्या एक डीबूस्ट के दौरान भी हो सकती है। डीबूस्ट का मतलब होता है जब हम जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा गति से ट्रैवल करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गति से लैंड उसे नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में होता ये है कि उस गति को धीरे धीरे कम किया जाता है और ये कम करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को डीबूस्ट कहते हैं। और अगर ये जो डीबूस्ट की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अगर सही ढंग से नहीं होती है तो स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कई बार इसी वजह से जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद की सतह से टकरा भी जाते हैं। तो यही कुछ हो सकता है कि लूना 25 के साथ ये हुआ हो और ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो किसी दूसरी कक्षा में चला गया हो। इसके अलावा ये जो रॉसकॉस्मोस के प्रमुख है जिनका नाम है यूरी बोरिसोव, इनको लेकर एक रिपोर्ट मीडिया में ये भी जारी की जा रही है कि इन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस मिशन को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बताया था कि इस मिशन के सफल होने की संभावना जो है वो मात्र 70% है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जानते हुए ये जानने के बावजूद भी वो इस मिशन के साथ आगे बढ़े और इस मिशन को उन्होंने मंजूर कर दिया और अंततः इस मिशन का परिणाम ये रहा कि चांद की सतह से ये जो होता है ये टकरा जाता है। पहली समस्या ये थी कि इस मिशन का जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, वो बहुत खराब तरीके से किया गया था। ये कहा जा रहा है कि मिशन अपनी पूरी तरह से भी रेडी नहीं था, इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों के सामने अवास्तविक अनरियलिस्टिक लक्ष्य रखे गए। लगातार रशिया का जो बड़ा मैनेजमेंट है, जो अपर अथॉरिटीज़ है, वो रशिया के वैज्ञानिकों पर दबाव बना रहे थे कि मौजूदा समय पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया का जो प्रभाव है, जो गुडविल है, वो लगातार कम हो रही है, उसकी ख्याति कम हो रही है। तो उस ख्याति को अर्जित करने के लिए लगातार रूस के राष्ट्रपति हैं, ये जो दूसरा अपर मैनेजमेंट है, उसकी ओर से वैज्ञानिकों पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मिशन को लॉन्च करें ताकि दुनिया में रूस को एक स्पेस सुपर पावर के तौर पर स्थापित किया जा सके। और इसी का परिणाम रहा कि ये जल्दी मिशन को पूरा किया गया और एक जो कारण रहा गया वो भ्रष्टाचार को भी बताया जा रहा है। ये जो तमाम कारण है ये रूस की असफलता के कारण बताए जा सकते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उस मिशन के सामने हम पूरे घटना को किस तरह से चुनौतियां देख सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत ने साल 2019 में एक मिशन भेजा था। मिशन का नाम था चंद्रयान 2 मिशन। ये मिशन
आंशिक तौर पर सफल साबित हुआ था। लेकिन जब इस मिशन में चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, तब ये मिशन असफल हो गया था और मिशन चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। लेकिन इस वाले मिशन के दौरान इसरो के प्रमुख हुआ करते थे के सिवान। उन्होंने इस मिशन के लैंडिंग से इस मिशन के लॉन्च किए जाने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इस तरह के चंद्रमा वाले जो मिशन होते हैं उसमें तमाम इन अभियानों में लैंडिंग का जो अंतिम चरण होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में इस पूरे अंतिम चरण को संबोधित करते हुए इसको एक नया नाम दिया था, और वो नया नाम था आतंक के 15 मिनट। इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग के जो अंतिम चरण होते हैं, जो अंतिम 15 मिनट होते हैं, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इसी 15 मिनट के दौरान जो अभियान होता है, जो स्पेस क्राफ्ट होता है, वो चंद्रमा की कक्षा से निकलकर उसकी सतह पर उतरने की कोशिश करता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जटिल मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी स्पीड कम करनी होती है, और स्पीड कम करने के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि जहाँ पर आप लैंड कर रहे हैं वो सतह है, वो कोई समतल भूमि है या फिर माउंटेन है, कोई और जगह है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस बात पर आती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैनुअली नहीं होती, ये सारी चीज़ें रोबोटिक तरीके से की जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की सतह से चांद पर कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कोई मैनुअली कोई डाटा भेजते हैं, तो डाटा भेजने में तकरीबन 2.4 से 2.7 सेकेंड का समय लगता है, लगभग 3 सेकेंड का देरी हो जाती है। और 3 सेकेंड में वो जो स्पेस क्राफ्ट है वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेगा, वो बहुत ही स्पीड से चल रहा है। ऐसे में हम 3 सेकेंड का जोखिम नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से इस तरह के स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उन स्पेस क्राफ्ट को मैनुअल तरीके से काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वो अपनी स्पीड खुद कम करते हैं, वो अपने लिए लैंड करने की जगह खुद ढूंढते हैं, और इसी वजह से कई बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये चंद्रमा की सतह पर जाकर टकरा जाते हैं। और अगर आप पिछले 4 सालों के आंकड़े देखेंगे तो पिछले 4 सालों में 4 देश इस तरह के मिशन को करने में सफल साबित हुए हैं। इसमें पहला देश है भारत, इजराइल, जापान। वर्तमान समय में इसको ऐड करें तो रूस भी इसी सूची में शामिल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर भारत के लिए एक विशेष बात यह भी है कि भारत इन 4 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार असफलता के बावजूद भी दूसरा प्रयास किया है, और जल्द ही ये प्रयास सफल भी होने वाला है। इसके अलावा अधिकांश जो अभियान थे, इन चारों देशों के जो 4 असफल अभियान रहे, उनमें से अधिकांश जो अभियानों के दौरान जो समस्याएं थी वो अंतिम चरण के दौरान देखने को मिली। जो लास्ट स्टेप था वहाँ पर समस्या आई, और इसी लास्ट स्टेप के दौरान, इसी लास्ट स्टेप में समस्या की वजह से वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो जाकर चंद्रमा की सतह पर टकरा गया। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर अंतिम चरण है, ये पैदा करता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अभी तक इस पूरे पिछले कुछ वर्षों में कोई भी अंतरिक्ष यान चांद पर नहीं उतरा है। इसमें चीन को एक अपवाद के तौर पर, एक एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हैं। चीन का एक अभियान था 2013 में, चांद E3 2013 में चीन ने पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी। इसके बाद 2019 में चांद E4, 2020 में चांद E5 चंद्रमा पर लैंड किया था। और चांद E5 के दौरान जो चीन था वो चंद्रमा के सरफेस से कुछ मटेरियल्स भी लेकर आया था पृथ्वी पर वापस। तो ये तो अब तक के इन अभियानों की बात हुई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में इसरो के लिए चंद्रयान 3 के संबंध में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो अभी आने वाली है। वो चुनौती इस पूरे मिशन के अंतिम चरण में आएंगी। तो जाहिर तौर पर मुझे उम्मीद है कि हमने 2019 में जो एक अनुभव लिया था, उन अनुभव का जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद है। अनुभव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जाहिर तौर पर उन अनुभवों से सीख कर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और इसी वजह से हमने चंद्रयान 3 का जो स्पेस क्राफ्ट है, जो लैंडिंग मॉड्यूल है, उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। और इन चेंजेस की वजह से हम इस बार चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर के जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, और भारत इसमें अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो ये तो चुनौतियों की बात हो गई।
अब अंत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले भी बात की, हमने पहले ही जानते हैं कि इससे पहले 70 और 80 के दशक में अमेरिका और रूस द्वारा बहुत सारे चांद पर बहुत सारे अभियान भेजे गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा जो अभियान है वो उन अभियानों से किस तरह से अलग है और मौजूदा अभियान क्या इतने ज़्यादा असफल आखिर हो क्यों रहे हैं। तो मुख्य तौर पर आज से 50 साल पहले जो बहुत सारे जो मिशन थे वो मिशन चांद पर भेजे गए थे, वो मिशन सफल भी रहे थे। लेकिन मौजूदा मिशन वो असफल क्यों हो रहे हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि पिछले 50 सालों में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। लेकिन इस बेहतर टेक्नोलॉजी के बावजूद भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारणों की बात करें तो 70 और 80 के दशक में मुख्य तौर पर अमेरिका और रूस द्वारा जिस तरह के अभियानों को भेजा गया था वो अभियान मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण होते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, उन अभियानों को भेजने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। इसके अलावा वो अभियान बहुत ज़्यादा एनर्जी इनएफिशिएंट होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी। और ऐसा भी नहीं है कि इस पूरे दौर में जितने भी अभियान भेजे गए थे वो सारे सफल रहे। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1963 से 1976 के दौरान जितने भी अभियान भेजे गए थे तकरीबन 42 प्रयास किए गए थे। इन 42 प्रयासों में 21 प्रयास सफल हुए थे, यानी कि यहाँ पर जो सफलता जो सक्सेस रेट है वो केवल 50% है। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक तो ये तमाम समस्याएं मौजूद थी, इसके बावजूद भी जो सक्सेस रेट है वो 50% ही बना हुआ है। तो ऐसे समय में, मौजूदा समय में अगर बात करें तो हमारे पास क्यों जो जोखिम लेने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया तो उस खर्च को सरकारों के लिए जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको उचित ठहराना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वर्तमान समय में जितने भी अभियान भेजे जा रहे हैं उन अभियानों में इतना ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। अगर भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की बात करें तो साइंटिस्ट पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उनके मुताबिक जो है जो हमारा चंद्रयान 3 का जो संपर्क है 2019 में भेजे गए अंतरिक्षयान चंद्रयान से हो गया था, उसके ऑर्बिटर से हो गया था, जिसे बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से चंद्रयान 2 का ये ऑर्बिटर चांद की चक्कर लगा रहा था। तो अब जब चंद्रयान 3 उसके करीब पहुंच गया है तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया है। और इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी हमें मिली और इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चंद्रमा के जो लैंडर जो विक्रम ने उसका स्वागत किया और दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन हुआ। इसका मतलब ये कि अब वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर यानी विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए हैं। और ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह की ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाती है। तो गाइस, फाइनली कल का दिन आने वाला है और कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और भारत इतिहास रचने वाला। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड और हर कोई इंडिया में काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसी के साथ ही स्टे ट्यून्ड विद रेडियो नगर 89.6 FM। Think Global Exclusive. You are listening 89.6 FM. Radio Nagar.